विशेषता और साझेदारी के प्रकार। पिछले टॉपिक में हमने उसके अर्थ, परिभाषा और आवश्यकता को समझा था। इन तीनों से ही हम आसानी से इसकी विशेषता और इसके प्रकारों को समझ सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं की। तो अगर साझेदारी की विशेषताओं की बात करूं तो पहली विशेषता जो हमने इसके अर्थ को समझा था, तो हमने अर्थ में कितने पॉइंट लिए थे? 4। कौन कौन से? दो या दो से अधिक व्यक्ति, उनके बीच समझौता, उनके बीच व्यापार और लाभ हानि का विभाजन। तो ये 4 पॉइंट तो इनकी विशेषता में वैसे हो गए। जैसे इसकी विशेषता पहली है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। किसी भी साझेदारी को प्रारंभ करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है और अधिकतम ये 50 तक हो सकते हैं। अगर साझेदारी में कम 2 व्यक्तियों से कम रहता है, यानी एक ही व्यक्ति रहता है, तो वो साझेदारी नहीं हो सकती। वो कौन सा होगा? एकल व्यापार, सिंगल पर्सन बिजनेस, नॉट पार्टनरशिप। और यदि 50 से ज्यादा संख्याएं हो जाती है तो भी ये साझेदारी अधिनियम 1932 का उल्लंघन है। इसलिए जो साझेदारी एक्ट 1932 है उसके अनुसार इसकी संख्या निर्धारित की गई है। सेकंड विशेषता समझौता, संलेख, एग्रीमेंट। इनके बीच एक एग्रीमेंट, यानी जो भी साझेदार होंगे उनके बीच एक एग्रीमेंट का होना आवश्यक है। बिना एग्रीमेंट के हम साझेदारी प्रारंभ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद होने पर, हमने एक छोटा सा लॉजिक और बताता हूं। हमने बचपन से कहावत सुनी होगी घर पे कि अगर 2 बर्तन रहते हैं, 5 बर्तन घर में रहते हैं तो वो बचते हैं। अगर 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उनके बीच विवाद भी तो हो सकता है। और इस विवादों से बचने के लिए और या इन विवादों का भविष्य में समाधान के लिए उनके बीच एग्रीमेंट जरूरी है, सबकी सहमति, क्योंकि वो ही साक्ष्य यानी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की जाएगी जब उनके बीच कोई विवाद होगा। अर्थात साझेदारों के बीच एक समझौता होता है और वो समझौता लिखित और मौखिक दोनों हो सकते हैं, लेकिन लिखित समझौते को हम साक्ष्य यानी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। और हमारा जो सिद्धांत है वो भी यही कहता है कि समझौते किसी भी प्रकार के हों लेकिन वो लिखित में होने चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का वाद विवाद होता है तो उस वाद विवाद से उस समझौते के द्वारा हम उनकी जो भी उनकी बीच समस्या है उसका समाधान निकालकर हम आगे बढ़ सकें। इसके बाद बात आती है व्यापार की। साझेदारों के बीच व्यापार का होना भी जरूरी है। व्यापार क्यों? क्योंकि साझेदारी तो तभी चलेगी, समझौता हमने इसलिए तो किया व्यापार चलाने के लिए। तो साझेदार द्वारा चलाया गया व्यापार एक वैध व्यापार होना चाहिए और उस व्यापार की जो क्रियाएं हैं, उस व्यापार के जो भी प्रक्रिया होगी वो कानून की नजर में उचित होनी चाहिए। उसके साथ साथ हम व्यापार का पूरा उल्लेख भी कर सकते हैं कि हम किस प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, किस साझेदार की क्या जिम्मेदारी होगी, वो किस तरह से उनको संभालेंगे। इसके बाद बात करते हैं लाभ हानि का विभाजन। जो भी साझेदार होंगे उनके बीच जो भी एग्रीमेंट है उसमें लाभ हानि का निर्धारण पहले से कर लिया जाता है, ताकि भविष्य में ऐसा ना हो कि हमने लाभ हानि का निर्धारण नहीं किया, जिसने ज्यादा पूंजी लगाई वो तो पैसा ज्यादा मांगे, जिसने कम पूंजी लगाई उसको कमाए। लेकिन यदि हानि हो जाए तो वो कहता है कि बराबर बांट लो। इसलिए साझेदारों के बीच पहले से ही लाभ हानि विभाजन का निर्धारण कर लिया जाता है ताकि किसी भी प्रकार का लाभ हानि विभाजन को लेकर विवाद ना हो। अब इसके बाद 4 पॉइंट तो हो गए। अब परिभाषा से आ जाइए। परिभाषाओं से भी हम 3 पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे साझेदारी अधिनियम 1932 कि जो भी पार्टनरशिप है, जो भी साझेदारी व्यवसाय है, उन सभी पे भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होगा और सभी साझेदारियों को उन अधिनियम के दिए गए जो रूल्स है उनको फॉलो करने होंगे, उनको अपनाना पड़ेगा।
इसके अलावा जो भी व्यापार है उसका संचालन, जो नेक्स्ट विशेषता है कि जो भी व्यापार है उसका संचालन या तो सभी साझेदार कर सकते हैं या उन सब में से कोई एक भी कर सकता है। अर्थात साझेदारी का संचालन साझेदारों द्वारा चुने गए साझेदार द्वारा भी किया जा सकता है और उन सबकी ओर से, उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है। यह कोई निश्चित नहीं है कि सभी साझेदार मिलकर व्यापार चलाएं। वो अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी जो आवश्यकता और सुविधा है उसके अनुसार वो ये निर्णय ले सकते हैं कि कितने साझेदार व्यापार चलाएंगे। इसके बाद साझेदारों का दायित्व। सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। जो भी साझेदार है, यदि उनको साझेदारी में हानि हो जाती है और यदि उनकी पूंजियां उस हानि से कम होती है तो अपने निजी साधनों से उसकी भरपाई उनके अनुपातों में करेंगे। कोई भी साझेदार इससे बच नहीं सकता। इसके अलावा जो भी साझेदार है उनका जो अस्तित्व है और साझेदारी का अस्तित्व है वो अलग अलग नहीं होता, वो एक ही होता है। साझेदार है तो साझेदारी है, साझेदारी है तो ही साझेदार है। एक भी अगर इनमें से एक कड़ी हटती है, या तो साझेदार हटता है या साझेदारी हटती है, तो ये दोनों स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे यानी हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि बिना साझेदार के साझेदारी नहीं होती और साझेदारी के बिना साझेदारों की कोई वैल्यू नहीं है। अर्थात साझेदार और साझेदारी एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर एक शरीर है तो दूसरी आत्मा है और दोनों का जो अस्तित्व है वो एक ही होता है। अब बात करते हैं हम साझेदारी के प्रकारों की। साझेदारी के 4 प्रकार। पहला दायित्व के आधार पर, दूसरा समय के आधार पर, तीसरा उद्देश्य के आधार पर और चौथा वैधता के आधार पर। अगर मैं बात करूं दायित्व के आधार पर, दो प्रकार की होती है, एक सीमित दायित्व और एक असीमित दायित्व। इसको समझिए। सीमित दायित्व ऐसी साझेदारी जिसमें साझेदारों का दायित्व उनकी पूंजी तक सीमित रहता है, एक साझेदार को छोड़कर शेष साझेदारों का। अर्थात एक साझेदार का दायित्व असीमित होगा और शेष साझेदारों का दायित्व सीमित हो जाएगा उनकी पूंजी तक। तो ऐसी साझेदारी को हम सीमित साझेदारी कहते हैं। और एक होता है असीमित साझेदारी जिसमें सभी साझेदारों का दायित्व उनकी पूंजी के अतिरिक्त निजी साधनों तक होता है। अर्थात हानि होने की दशा में, नुकसान होने की दशा में यदि उनकी पूंजियां कम रह जाती है तो वो अपने निजी साधनों से उसकी भरपाई करते हैं। ये हो गए पहला। सेकंड समय के आधार पर, इसमें भी 2 है। एक निश्चितकालीन, दूसरा अनिश्चितकालीन। निश्चितकालीन साझेदारी वो होती है जिसका समय पूर्व निर्धारित हो, जैसे 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल। अर्थात जिस साझेदारी का समय में साझेदारों ने पहले से निर्धारित कर लिया कि उसको कितने वर्ष तक वो साझेदारी के रूप में रहेंगे, तो ऐसी साझेदारी को निश्चितकालीन साझेदारी कहा जाता है जिसमें समय निर्धारित हो। और ऐसी साझेदारी जिसका समय निर्धारित नहीं होता है, चल जाए तो 10 साल, 20 साल, 50 साल काम कर ले और नहीं चले तो 5 महीने भी काम नहीं हो। जैसे चाइना का आइटम चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं। ये हो गई अनिश्चितकालीन साझेदारी। इसके बाद आती है उद्देश्य के आधार पर, इसमें भी 2 है। एक सामान्य उद्देश्य और दूसरा विशेष उद्देश्य। यानी सामान्य उद्देश्य को हम ऐच्छिक भी कह सकते हैं, ऐच्छिक साझेदारी और विशेष साझेदारी। ऐसी साझेदारी जो साझेदारों ने स्वेच्छा से किसी सामान्य कार्य के लिए किया है, सामान्य कार्य करने के लिए स्वेच्छा से जो साझेदारी की है वो ऐच्छिक। और यदि किसी विशेष कार्य के लिए किया है, विशेष कार्य से तात्पर्य जैसे भवन बनाना, बिल्डिंग, जो कई प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट होते हैं बिल्डिंगों के, वो लेना, उसके अलावा पुल बनाना, सड़कें बनाना, रेलवे लाइन बिछाना,
बिजली सप्लाई करवाना, ये कोई विशेष काम होता है। और जब विशेष काम होता है तो उस साझेदारी को हम विशेष साझेदारी कहते हैं। विशेष कार्य पूरा होते ही जो भी काम होगा, जैसे ही वो पूरा हुआ, साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगर आपने एक बिल्डिंग बनाने के लिए साझेदारी की है तो जैसे बिल्डिंग का काम पूरा, साझेदारी का एंड, खत्म, वो साझेदारी अब आगे नहीं होगी। दोबारा अगर आपको दूसरी बिल्डिंग बनानी है तो दूसरे साझेदारी करनी होगी, अगर आपने एक ही बिल्डिंग के लिए की थी। और यदि आप परमानेंटली बिल्डिंग बनाने का करते हो तो फिर वो सामान्य श्रेणी में आ जाएगी। वैधता के आधार पर वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। जो कानून का पालन करते हुए, कानून के जो अधिनियम है, व्यापार के जो नियम है, देश की जो नीतियां हैं, यदि उनका पालन करते हुए हम साझेदारी करते हैं तो वैध साझेदारी। और यदि हम कानून का पालन नहीं करते हैं, किसी शत्रु राष्ट्र के नागरिक को साझेदार बना लेते हैं, अधिनियम 1932 के अनुसार या तो साझेदारों की संख्या कम रह जाए या उनसे ज्यादा हो जाए तब भी, और यदि कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है या कोई नाबालिग साझेदार साझेदारी में आता है बिना आप उसकी अनुमति के, उनको गुमराह करके रखते हो, यानी बताते नहीं हो कि वो कैसा है, तो ऐसी साझेदारियों को अवैध साझेदारी की श्रेणी में माना जाता है। आज के हमारे 2 टॉपिक थे, वो दोनों पूरे हो गए। नेक्स्ट टॉपिक में हम साझेदारी संलेख और उसके अभाव में लागू होने वाले नियमों पे चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएंगे। पढ़े समझे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो या कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा हो, समझने में दिक्कत है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जिनका रिप्लाई मैं आपको दूंगा।